हमारा एनसीईआरटी बुक का अगला टॉपिक है 7.8 ट्रांसफार्मर। और इस टॉपिक से कुछ ना कुछ एग्जाम में आता है ना। 3 नंबर 4 नंबर ऐसे बड़े प्रश्नों में भी आता है, 1 नंबर माने हर पैटर्न में इसमें क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मेरे हाथ में जो दिख रहा है आपको, ये एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर एक छोटे से लेकर के बहुत बड़े बड़े तक होते हैं, है ना। जो बिजली के लगते हैं, जहाँ बिजली का उत्पादन होता होगा वहाँ और बड़े बड़े लगते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो संरचना आपको दिख रही है, ये क्या कहला गई? ट्रांसफार्मर, ठीक। पर ये ट्रांसफार्मर करता क्या है? ये एसी वोल्टेज के मान को घटाता है या क्या करता है? बढ़ाता है। ये देखो मेरे दूसरे हाथ में जो है, ये एक चार्जर है मोबाइल का, सिंपल सा, है ना। यदि चार्जर खराब हो जाए तो इसको फोड़ के आप देखोगे तो इसके भीतर इसी तरह का एक क्या निकलेगा? ट्रांसफार्मर। पर ये करता क्या है? ये एसी वोल्टेज को या तो घटा देता है या क्या करता है? बढ़ा देता है। जैसे देख लो, यहाँ पर एसी वोल्टेज का मतलब ये है कि ये जो 2 पिन लगी है, तो आप इसको प्लग में लगाते हो। घर में जितना भी वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है? एसी वोल्टेज। यहाँ लगाते हो 220 वोल्ट। यहाँ पर मान लो ये चार्जर 10 वोल्ट का है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? 10 वोल्ट मिलेगा। लगाए कितना? 220। निकल क्या रहा है? 10 वोल्ट निकल रहा है। तो इस तरह से ये वोल्टेज को क्या करा? घटा दिया, है ना। तो वोल्टेज को या तो घटाता है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर ऐसे भी हैं जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं। आगे पढ़ेंगे कि कौन है। अभी मेरे हाथ में जो है ये एक ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को क्या कर रहा? घटा रहा, ठीक है। पर यह काम किस पर करता है? ये काम करता है अन्योन्य प्रेरण पर। तो कभी कभी पूछता है कि ये अन्योन्य ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण पर। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन का, है ना। तो अन्योन्य प्रेरण में हम पढ़े थे कि अन्योन्य प्रेरण में कितनी कॉइल होनी चाहिए? 2। यदि एक में चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो दूसरे में भी चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा और उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले ये जानो कि ट्रांसफार्मर है क्या यार? किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, ठीक है। ये करता क्या है? एसी वोल्टेज को घटाता है या क्या करता है? बढ़ाता है। तो समझ में आ गया ट्रांसफार्मर, परिभाषा भी समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो मैं दोबारा से पूछता हूं, ये किसके सिद्धांत पर काम करेगा? अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन पर करेगा। क्या ये? वो धारा नहीं बोलना है यहाँ पर, है ना। वैसे धारा को भी घटाता बढ़ाता है, पर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो मैं डिफरेंस में बताऊंगा। जो वोल्टेज को घटाएगा वो धारा को बढ़ाएगा, उल्टा उल्टा होता है, इसलिए वोल्टेज ही लिख देते हैं यहाँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वोल्टेज को क्या करता है? क्या ये डीसी वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है? नहीं, ये सिर्फ किसको घटाता बढ़ाता है? एसी वोल्टेज को, है ना। तो जो उपकरण एसी वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक। क्लियर हो गया? द डिवाइस व्हिच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एसी वोल्टेज इज नोन एज ट्रांसफार्मर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। अब इसके हिसाब से ट्रांसफार्मर 2 तरह के हो गए, एक घटाने वाला और एक क्या हो गया? बढ़ाने वाला। तो यहाँ पर भी हम इसके ट्रांसफार्मर के प्रकार समझते हैं। अब क्या समझें? प्रकार। एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? अपचाई। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अंग्रेजी से ही अंदाजा लगा सकते हो, है ना। अपचाई तो थोड़ा सा वैसे लग रहा है। स्टेप डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है? कम करना। तो जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करे? घटा दे। ये एसी वोल्टेज को क्या करता है? एसी वोल्टेज को घटाता है। उस ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं? अपचाई, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हाँ। अच्छा, उपचाई लिख दी, अपचाई। ये कैसा कहलाया? अपचाई। दूसरा ट्रांसफार्मर होता है उपचाई, है ना, या इसी का नाम होता है उच्चाई। और ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये एसी वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ट्रांसफार्मर कितने तरह के हो गए? हाँ, एक होता है अपचाई और एक होता है उपचाई। इसमें कई लोग बायो वाले भी होंगे,
तो जो है अपचयन और उपचयन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े होगे, है ना, रिडक्शन, है ना। तो इसमें भी उसमें भी है, अपचय का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, और उपचय का मतलब होता है किसी चीज का जुड़ना, बड़ा होना। हाँ, जैसे मान लो हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जाता है, तो खाना जब हम खाते हैं तो उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। शरीर में जब वो गया तो उसका डाइजेशन होता है तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहला गई, अपचयन, है ना। ये क्या हो गया, अपचयन। फिर अंदर हमको यहाँ पर मांस भी बनाना है, अमीनो अम्ल बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है, तो वही मॉलिक्यूल्स फिर जुड़ते हैं और फिर से वो कहीं अमीनो एसिड, प्रोटीन, वसा ये सब बनाते हैं। तो जब वो बनाते हैं तो छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो गया, उपचयन। तो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी का मतलब कुछ टूटता भी रहता है और कुछ जुड़ता भी रहता है। ठीक है, उसको कैटाबोलिक रिएक्शंस बोलते हैं, पर उसको छोड़ देते हैं। तो अपचाई का मतलब घटाने वाला और उपचाई को मतलब उच्चाई, बढ़ाने वाला। ट्रांसफार्मर क्लियर हो गया। तो कितने तरह के हो गए, हाँ, जो मैं अभी दिखा रहा थे कौन से श्रेणी में आएगा ये वाले ट्रांसफार्मर, ये अपचाई है कि उच्चाई, अपचाई। ये वोल्टेज को घटाते हैं और अक्सर बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब जो एसी सर्किट, डायोड, कंडक्टर उससे चलते हैं, सेमी कंडक्टर से, उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, है ना। वो सभी कम वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, जिनके अंदर अलग से सर्किट लगा होता है, ये सारे डिवाइस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। कभी आप दुकान में जाओगे, कुछ में लिखा रहता है इलेक्ट्रिकल्स और कुछ में लिखा रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल्स का मतलब तार बेचना, स्विच बेचना, पंखे बेचना, ये कहलाता है, वो इलेक्ट्रिकल्स कहलाता है। अब टीवी बेचना, कंप्यूटर बेचना, जिसमें सर्किट वाला, एम्पलीफायर बेचना जिसमें सर्किट लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा कम वोल्टेज पर काम करता है। ये जो सामने लगा है ये भी इलेक्ट्रॉनिक वाला है, और यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक वाला है, तो इसका प्लग होगा। प्लग तो मैं यहाँ खोज देता हूँ, लेकिन इसके अंदर इसी तरह का एक क्या लगा होगा, ट्रांसफार्मर लगा होगा। ये केवल 15-20 वोल्ट पर ही चल रहा होगा, ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है। तो और हमारे पास कितना है, 220, है ना। उस वोल्टेज को यह क्या कर देता है, डाउन कर देता है। कंप्यूटर में भी एडाप्टर लगा रहता है। जैसे लैपटॉप लेने जाओ तो वहाँ खोज देते हो, बीच में ऐसे पट्टी जैसे नहीं रहता, और फिर वो चलता है ना। तो वो वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है। टीवी है तो सोचोगे बाहर तो हमको चार्जर दिखता ही नहीं, तो चार्जर कहाँ फिट होता है, अंदर फिट होता है। वो अंदर वोल्टेज को क्या करता है, डाउन करता है। तो चाहे कंप्यूटर हो, यहाँ तक आपके सामने मोबाइल है, रिकॉर्ड हो रहा है तो मोबाइल है, ये है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो किस पर काम करते हैं, कम वोल्टेज पर। और वोल्टेज को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी हम संरचना भी देख लेते हैं कि इसमें कितने भाग होते हैं, है ना। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इसका जो पहला भाग है, एक है ये पटलित क्रोड, ठीक है, पटलित क्रोड, या इसको हम बोलेंगे लैमिनेटेड कोर। अब इसको समझो, यहां पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा इसको ध्यान से देखना, इसमें लाइन लाइन जैसे दिख रही हैं, माने ये अलग अलग पट्टियां हैं, उसको आपस में क्या किया गया है, चिपकाया गया है। तो सोच रहे थे कि इकट्ठे ले लेते यार, काट काट के क्यों चिपकाए हैं, जब इतना मोटा लेना था तो सीधे इतना मोटा लोहा लेते और इतना ही मोटा बना के तार लपेट लेते। पर पटलित क्रोड क्यों बनाते हैं उसका रीजन अभी हम समझेंगे यहाँ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेमिनेटेड कोर। तो ये बनाया कैसे जाता है, तो यहाँ पर मैं कुछ कागज के स्ट्रिप्स रखा हूँ, उसको समझाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, नर्म लोहे की ये आयताकार पट्टियाँ लेना है, ठीक है ना। सॉफ्ट आयरन की जो है रेक्टेंगुलर क्या लेना है, स्ट्रिप्स लेना है, पट्टियां लेना है। ये कागज मत समझना, नर्म लोहे की ये क्या है, पट्टियां, चादर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला काम क्या करोगे, नर्म लोहे की आयताकार पट्टियां लेते हैं। अब इन पट्टियों में क्या करेंगे, बीच के भाग को काट करके अलग कर देते हैं, है ना। ये है इसके बीच वाले पार्ट को,
ये इस तरह से ये, ठीक है, ये देख रहे हो। हाँ, ये बीच वाले भाग को काट करके मैं अलग कर दिया। तो पहले पूरी पट्टी लोगे, इसके बाद ये बीच वाले भाग को काट करके अलग कर दोगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। समझ में आ गया? तो पहला काम क्या हो गया कि पहले आयताकार पट्टियां लेंगे और सारी पट्टियों के बीच वाले भाग को काट करके अलग कर देंगे। अब क्या करना है, एक पट्टी लिए, इसमें जो है इंसुलेटेड विद्युत रोधी वार्निश लगा दिए। ऐसे डायरेक्ट नहीं लेना, इसमें क्या लगाना है, वार्निश, है ना, पेंट आता है इसका वाला, बस वो कंडक्टर ना हो, पेंट जो है कंडक्टर नहीं होता, इसमें वार्निश लगाए। इसके बाद इसी के ऊपर दूसरा रखे, फिर इसमें वार्निश लगाए, फिर इसी तरह से हम ये तीसरा रखें। जितनी मोटाई की ज़रूरत होगी उतनी पट्टियां बना करके ऐसे वार्निश लगाते जाते हैं और इसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे रखते जाते हैं और ये बार बार वार्निश लगाएंगे, जितनी पट्टियां होंगी उनको रख लेंगे, है ना, और आवश्यक मोटाई का बना लेंगे, है ना। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, आवश्यक मोटाई का ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसी तरह से ये हमारा क्या तैयार हो गया, पटलित क्रोड। आपको समझ में आ गया पटलित क्रोड? तो बस आपको पहले क्या करना है यार, क्या लेना है, नरम लोहे की आयताकार पट्टियां लेना है, बीच के भाग को काट करके अलग कर लेना है, ठीक है, और सारी पट्टियों में विद्युत रोधी वार्निश लगा करके एक तह बना लेना है। तह माने जैसे कभी आपके पास बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो उनको जमा जमा के रखते हो तो क्या बन जाती, तह माने लेयर, है ना, तह बना लेते हो और आवश्यक मोटाई का ये क्या तैयार हो जाता है, क्रोड। तो यदि आपको लिखना होगा कि पटलित क्रोड है क्या, तो क्या क्या लिखोगे, फिर से जो आप देखे हो उसी को शब्द बनाना है। क्या करोगे, पहले नरम लोहे की आयताकार पट्टियां लेंगे, उसमें से बीच का आयताकार भाग का रेक्टेंगुलर भाग जो है काट करके क्या कर दोगे, अलग कर दोगे, ठीक है। फिर ये सारी पट्टियों के ऊपर क्या करेंगे, सभी पट्टियों के ऊपर वार्निश लगा करके आवश्यक तह बना लेंगे, ठीक है, आवश्यक मोटाई का क्या बना लेंगे, तह। इसे हम क्या कहेंगे, पटलित क्रोड। इससे क्या होता है, पटलित क्रोड बनाने का फायदा ये होता है कि ये क्रोड गर्म नहीं होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब किसी में धारा बहेगी, बदलती हुई धारा, तो उसमें एक धारा और बन जाती है, प्रेरित धारा, जो उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। विरोध करेगी तो सारी ऊर्जा तो उसी में खत्म हो जाएगा। यार मैं कोई काम करने जा रहा हूं, बीच में कोई मेरे से लड़ने झगड़ने लगे तो मेरा काम पूरा होगा क्या, नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखे होंगे हनुमान जी वहां गए जड़ी बूटी लेने हिमालय, तो बीच में कालनेमी आ गया भैया रूप धारण करके अलग से, अब उसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है वहां तक कि चलो यार शाम तक ये ना पहुंच पाए या लौट ना पाए, ऐसा करके, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा, जो इसको क्या करती है, विरोध करती है ना। तो उस धारा को बचने के लिए हम क्या बनाते हैं, पटलित क्रोड बनाते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि पटलित क्रोड क्यों बनाते हैं, तो उस जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसका नाम होता है भंवर धारा। कौन सी धारा, भंवर धारा। भंवर धारा के मान को कम करने के लिए क्रोड को क्या बनाया जाता है, पटलित। सीधा सीधा नहीं, सीधा इतना मोटा लोहा लेते बीच में काट लेते, पट्टी पट्टी जाने बनाने की क्या जरूरत है ना। तो इससे क्या हो गया, फायदे के लिए कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ज़्यादा एफिशिएंट बन जाए, ठीक, इसलिए हम क्या बनाते हैं, पटलित क्रोड। अच्छा, जब पटलित क्रोड बन गया तो अब इसके बाद दो चीज़ें होती हैं। दूसरा भाग इसका क्या होता है, कुंडली होता है, कॉइल होता है ना। इसके आमने सामने की भुजा पर हम तार को क्या करते हैं, लपेट देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूँ। मान लीजिए तांबे की तार है, आमने सामने की भुजा माने ये आमने, तो ये इसका क्या कहलाया, सामने। यदि इसको आमने मानोगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, सामने कहलाएगा, ठीक। हाँ, आमने सामने की भुजा को हम इस तरह से ऐसे करके ये करेंगे और ये करेंगे। तांबे की तार को हम क्या करते हैं, इस तरह से लपेटते जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये बनेगा। हाँ, अब यहाँ पर तार मेरे पास नहीं है, पर यहाँ भी तार क्या करेंगे, लपेटेंगे। तो इस तरह दोनों आमने सामने की तार में कितनी कुंडली हो जाएंगी, दो। जिसमें हम धारा देंगे, एसी वोल्टेज लगाएंगे, वो कहलाएगी प्राथमिक कुंडली, और जिसमें हम प्राप्त करेंगे, रिसीव करेंगे, वो क्या कहलाएगी, द्वितीयक कुंडली। यहाँ पर देखो, समझो, इसके साथ कौन सी कुंडली जुड़ी होगी, प्राथमिक की द्वितीयक, प्राथमिक।
इसमें जिसमें हम करंट दे रहे हैं वो क्या कहलाएगी? प्राथमिक। यहाँ से करंट हम ले रहे हैं वो क्या कहलाएगी? द्वितीयक, है ना। जहाँ पर हम AC वोल्टेज देते हैं जिस कुंडली में, वो प्राथमिक कुंडली, और जिसमें AC वोल्टेज प्राप्त करते हैं वो द्वितीयक कुंडली। माने जिसमें 220 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हो अपने घर में, घर की बात करो तो 220 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो वो कौन सा कहलाएगा? प्राथमिक। और फिर जहाँ पर हम रिसीव करेंगे वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक। तो चलो अब कुंडली में क्या लिखेंगे? देखो, पटलित क्रोड के आमने सामने की भुजा पर तांबे की विद्युत रोधी तार को क्या करते हैं? लपेट देते हैं। जिसमें AC वोल्टेज, जिस कुंडली में AC वोल्टेज को लगाते हैं वो क्या कहलाती है? प्राथमिक कुंडली। और जिसमें हम AC वोल्टेज को प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाती है? द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये है। अब लेकिन इसमें तो नहीं दिख रहा यार, फिर से देखो, आमने सामने की भुजा है तो यहाँ तार लपेटना चाहिए इस भुजा में ना, और इस भुजा में ये लपेटना चाहिए, लेकिन ये तार कहाँ लपेटी है? बीचों बीच। तो ये दूसरा तरीका होता है कि एक तार लपेटो और उसी के ऊपर कितना तार लपेट दो? दूसरा लपेट दो, है ना। तो इसमें कितने होंगी? 2 कुंडली होंगी, एक कुंडली अंदर है और एक कुंडली बाहर है। जैसे मान लो हम काली गिट्टी थी, काले धागे की क्या थी? गिट्टी। अब उसके ऊपर सफेद लपेट दिए तो भीतर वाला काला दिखेगा क्या? नहीं दिख रहा है। बस यही हाल है कि इसके अंदर कितनी कुंडली होंगी? 2। एक कुंडली इसके अंदर लपेटी है और उसी के ऊपर दूसरी कुंडली लपेट दी गई है, जिसमें हम धारा दे देंगे, लगाएंगे AC वोल्टेज, वो कहलाएगी प्राइमरी, और जिसमें हम प्राप्त करेंगे वो क्या कहलाएगी? द्वितीयक। तो कुछ इसके प्रभाव को ये है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगता था, एनर्जी खर्च हो जाती थी। उपाय सोचे कि भैया यहाँ करंट दे रहे हैं, इससे घूम के यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा तो इसको टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, उसी के ऊपर लपेट देते हैं तो थोड़ा जल्दी चली जाएगी एनर्जी, है ना, एनर्जी का ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं इसका चित्र बनाऊं प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली का, तो थोड़ा सा आप देखना कैसे चित्र बनेगा। हाँ, ये देखो मेरे पास 2 पटलित क्रोड बन गए। इसमें तो 3-3 पट्टियां हैं, इससे ज़्यादा कम भी आप लोग क्या कर सकते हो? पट्टी लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ चित्र में देखना, ये आमने सामने की भुजा में हम कुंडली को क्या कर दिए हैं? लपेट दिए हैं। ये AC वोल्ट लगा दिए तो ये प्राइमरी कॉइल प्राथमिक कुंडली, और ये वाली क्या कहला गई? द्वितीयक कुंडली। ये ऐसे भी बना सकते हो कॉइल। अब यहाँ पर भी मैं कॉइल बना देता हूँ, इसमें कम कर देता हूँ, इस साइड क्या कर दूँ? कम, और इसमें ज़्यादा कर देता हूँ। हाँ जी, 2 तरह के ट्रांसफार्मर बन गए यहाँ ना। एक जो है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये अपचाई है, ये क्या कहलाया? अपचाई ट्रांसफार्मर। और ये जो बना है ये क्या कहलाया? उच्चाई ट्रांसफार्मर। इनकी पहचान कैसे करेंगे समझना। ठीक है, इसमें जो फेरों की संख्या है वो कैसी है? ज़्यादा। प्राथमिक में क्या है? ज़्यादा, और द्वितीयक में क्या है? कम। इसमें ऐसे बनाना है कि प्राथमिक में क्या है? कम, और द्वितीयक में क्या है? ज़्यादा।
जब वोल्टेज घटाना बढ़ाना हो तो फेरों की संख्या को हम घटा बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या हम कम कर दिए तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे मान के चलो कि हम 220 वोल्ट दे रहे हैं, कितना वोल्ट, 220, और 220 के लिए हम 220 फेरे लगा दिए। कितने फेरे लगा दिए, 220। एक फेरे का मान 1 वोल्ट है, एक फेरे का मान कितना, 1। यदि मुझे 6 वोल्ट चाहिए तो सामने कितने फेरे होंगे, 6 तो 6 में हो जाएगा। यदि 50 वोल्ट चाहिए तो कितने फेरे कर दो, 50। यहाँ से तो 220 फेरे लगा के 220 वोल्ट भेज रहे हो, वहां पर फेरों की संख्या घटा बढ़ा करके आप वोल्टेज को भी क्या कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ 220 है और मुझे 1000 वोल्ट चाहिए, वोल्टेज की मुझे जरूरत है, ज़्यादा बढ़ाना है, तब इसमें फेरों की संख्या क्या कर दूंगा, 1000। ये उदाहरण के लिए है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। यदि मैं ये मान रहा हूँ कि एक फेरे का मान कितना है, 1 वोल्ट, तो यहाँ पर 220 वोल्ट लगाऊंगा तो कितने फेरे की जरूरत पड़ेगी, 220 वोल्ट। और यहाँ पर मान लो 1000 वोल्ट की जरूरत है तो कितने फेरे में लगा दूंगा, 1000। ठीक, तो पहचान आपको यहाँ से करना है द्वितीयक कुंडली से, प्राथमिक को नहीं देखना है। यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम है तो वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा, अपचाई। और यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो वो क्या कहलाएगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा। क्लियर?